दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं जिनको मैं दूसरा सेमीफाइनल कहता हूं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। इन राज्यों के चुनावों के नतीजों में ही इंडिया और एनडीए की असली परीक्षा होनी है। हम लोग जानते हैं कि एनडीए का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ही विधानसभा चुनावों की भी बागडोर अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं और लोकसभा चुनाव में भी वो लीड करेंगे। इंडिया अलायंस में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। स्टालिन भी हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी तमाम लोग। उसमें खास करके राहुल गांधी और नीतीश कुमार, ये दो बड़े चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने एजेंडा तय किया है। इंडिया अलायंस के एजेंडे को सामाजिक न्याय और परिवर्तन की राजनीति के रूप में, चाहे वो ओबीसी का आरक्षण हो, जाति जनगणना हो या दलितों और आदिवासियों के आरक्षण बढ़ाए जाने की बात हो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और साथ ही साथ वो गरीबों के बीच में जाकर के, कुलियों के बीच, बढ़इयों के बीच, किसानों के बीच वो सब्जी मंडी भी पहुंच जा रहे हैं, रामेश्वर को घर भी बुलाते हैं। ऐसे कई घटनाक्रम इस बीच में, या बिलासपुर में जाकर के वो नौजवान बच्चियों के साथ वो ट्रेन में यात्रा करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, संवाद करते हैं। तो एक माहौल क्रिएट कर दिया है, एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया है राहुल गांधी ने अपने संघर्ष से, अपने जुझारूपन से और लगातार जनता के बीच में रहने के कारण। उस पर नीतीश कुमार की अपनी घेराबंदी है, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत महत्वपूर्ण दलित फेस हैं। इन सबके दरमियान एक सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मायावती क्या करेंगी, बीएसपी की अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि गठबंधन भले ही दो बड़े दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन बिना बीएसपी के भूमिका के ये गठबंधन भी आशंकित हैं। मायावती भले ही कमज़ोर दिखाई पड़ती हों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक उनका है और इसके अलावा लोकसभा में हालांकि 10 सांसद उनके जीते थे, उसमें भी अब 2 सीटें बची नहीं हैं, तो 8 लोकसभा सीटें अभी उनके पास हैं। वो मायावती जिन्होंने 4 राज्यों के चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में जहां नवंबर में संभावित चुनाव है, 230 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी वहां 18 साल से शासन में है, बीच में 1.5 साल के लिए, पौने 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी आई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है, जो वहाँ के अपने राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी है। पिछली बार उसने 2018 के चुनाव में 2 सीटें जीती थीं, लेकिन उसके बाद वो दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया है और ये बीएसपी ने ऐलान किया है कि 178 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और 52 सीटों पर जीजीपी चुनाव लड़ेगी। जीजीपी इसके पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। तो मध्य प्रदेश में बीएसपी का पहुंचना क्या कांग्रेस को कमज़ोर करेगा, और अगर कांग्रेस को कमज़ोर करेगा तो फिर मायावती की रणनीति क्या है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें,
वहाँ पर भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन तीसरी बड़ी पार्टी बीएसपी है, जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में 4.27% वोट मिला था, 2 सीटें मिली थी। रमन सिंह वहाँ 2003 से 2018 तक बीजेपी की सरकार में मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और भूपेश बघेल बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए। ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड को भी वहाँ पे चला, जिस तरह की योजनाएं वो लेकर के आए, और आरक्षण को भी उन्होंने 50% से ज़्यादा किया। एससी को आरक्षण उन्होंने अभी बढ़ाया, ओबीसी का भी आरक्षण बढ़ाया, आदिवासियों, और ये जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में। तो छत्तीसगढ़ में जो तीसरी महत्वपूर्ण पार्टी है बीएसपी, किसे डेंट करेगी? क्या बीजेपी को नुकसान करेगी या कांग्रेस को नुकसान करेगी? तीसरा जो राज्य है राजस्थान, 200 विधानसभा की सीटें आती हैं और पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है कि वहाँ हर 5वें साल सरकार बदल जाती है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये पिछले 3 दशक से राजस्थान की राजनीति रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, ये पिछले 25 साल से चल रहा है। वसुंधरा के पहले भैरव सिंह शेखावत थे। लेकिन पिछले दिनों राजस्थान में कई दलित विरोधी घटनाएं हुई। दलितों का उत्पीड़न, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, और इन घटनाओं पर चंद्रशेखर आज़ाद हों या मायावती ने भी बहुत रिएक्ट किया। एक दलित मूवमेंट वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश चंद्रशेखर के द्वारा हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत बहुत संजीदा इन मसलों पर रहे और उन्होंने त्वरित कानूनी कार्रवाई की। डेफिनेटली ये उनकी कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है कि आज की तारीख में भी वहाँ दलितों पर उत्पीड़न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने तत्काल कानूनी कार्रवाई करके इस बात का भी संकेत दिया कि वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, वो सवर्ण सामंतियों का वो कोई पक्ष नहीं लेना चाहती। तो अशोक गहलोत ने कि ये भी दिखाया। लेकिन उत्पीड़न जो जारी है उससे ये तो लगता है कि राजस्थान में दलित सुरक्षित नहीं है। पिछले चुनाव में 2018 के 6 विधानसभा सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन वे सारे विधायक अशोक गहलोत के साथ चले गए, पार्टी का विलय कर लिया। बीएसपी वहाँ पे भी तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मायावती लगातार ट्वीट के जरिए और उनके भतीजे जो इस समय पार्टी के संयोजक हैं, वो डेरा जमाए हुए हैं। अगस्त महीने में एक लंबी उन्होंने संकल्प यात्रा उन्होंने की, जोधपुर से निकलकर, धौलपुर से निकल करके, और 96 विधानसभा सीटों में वो यात्रा हुई, जिसमें गहलोत सरकार की बड़ी आलोचना हुई इन मुद्दों पर, और ऑब्वियस है होनी भी चाहिए। चौथा राज्य है तेलंगाना, 119 विधानसभा की सीटें हैं और वहाँ मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और भारत राष्ट्र समिति है। कांग्रेस वहाँ मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन बीजेपी और बीएसपी की भी अपनी उपस्थिति है। जाहिर तौर पर बीएसपी इन 4 राज्यों में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बीजेपी का तो वो वोट काटेगी नहीं। ऑब्वियस है कि बीजेपी का दलित वोट तो उसका आधार है नहीं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जो इस बार चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही है, उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समुदाय से आते हैं। वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर 152 फीट की बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज बीएसपी की राजनीति की, कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें से 4 में बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और लोकसभा चुनाव में उसका क्या
फैसला होगा, क्या कदम होगा उसका। दरअसल मायावती की जो राजनीति है, अभी आप कह सकते हैं कि संजय सिंह पर ईडी का छापा पड़ा, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर ईडी के छापे हुए, तो ये एक डराने की कोशिश है और संकेत भी है, लोगों के लिए इशारा भी है कि अगर वो नरेंद्र मोदी के अनुसार काम नहीं करते हैं तो फिर ये ईडी और सीबीआई उनके घरों तक भी पहुंच सकती है। मायावती के बारे में इसी तरह की चर्चा होती रही है कि वो डरी हुई हैं। उनके पास जो संपत्ति है, उनके भाई पर जो आरोप हैं, नोएडा में और तमाम जगहों पर जो संपत्ति के, आय से अधिक संपत्ति के, क्या मायावती इसकी वजह से डरी हुई है? लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मायावती सिर्फ अपने आप से डरती है। मायावती को कोई डरा नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने भाई और भतीजे को लेकर के वो थोड़ी सी असुरक्षित जरूर होंगी। 2007 से 2012 के बीच जब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई, 206 विधानसभा सीटें उनको हासिल हुई थीं और उस वक्त उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी बहुत मजबूत और कतई ईमानदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ मायावती ने जिस तरह की सरकार चलाई थी कि अपने विधायक को भी अपने घर पर बुला करके उन्होंने गिरफ्तार कराया। एक धमक थी, जिसको कहते हैं कानून का डर, वो दिखता था। मंदिर को लेकर के फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एक पत्ता भी नहीं हिला था। इस तरह का चाक चौबंद उनका वो कानून व्यवस्था। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल आखिरी में जब चुनाव का वक्त था, उस समय भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे और उस पर अखिलेश यादव की अपनी साइकिल यात्रा, तो जो सवर्ण सामंती शक्तियां थीं वो मायावती के इस मजबूत कानून व्यवस्था और बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिया, लिहाजा वो चुनाव हार गई। लेकिन इसी दरमियान मायावती ने जो स्ट्रेटजी अपने नेताओं के साथ अपनाई वो भी सवालिया निशान के घेरे में है। मायावती उन नेताओं की पीढ़ी में है जो कांशीराम के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से पैदा हुए और उन 5 सालों के भीतर, कुछ तो और भी पहले, ऐसे तमाम नेता पार्टी से बाहर कर दिए गए या पार्टी छोड़ करके चले गए। कांशीराम ही थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुजन मूवमेंट खड़ा किया, 1585 की बात की, और वो उनका ये भी कहना था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कांशीराम का पूरा मूवमेंट, पूरे नारे, जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत को हिला दिया था और कांशीराम को अगला भारत का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखने लगे थे। लेकिन मायावती जैसे जैसे मजबूत होती हैं, उनके तमाम वे उस पीढ़ी के नेता, और उसमें और पहले से मैं शुरू कर दूं तो चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, दारा सिंह चौहान हों, फागू चौहान हों, या अनुप्रिया पटेल के पिता हों, और उधर से चले आइए स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम इस तरह के लोग, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये नेता धीरे धीरे एक एक करके निकाल दिए गए। बाबू सिंह कुशवाहा जो अति पिछड़ी जमात के थे, पिछड़ी जमात के थे, अल्पसंख्यक समाज के थे, और इन नेताओं के भीतर लीडरशिप पैदा की थी कांशीराम ने, उनके भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा की थी, सत्ता में जाने का मादा पैदा किया था, संघर्ष की चेतना पैदा की थी। वो लीडरशिप, और ये पक्के तौर पर ये समाज जानता है कि अति पिछड़ा या दलित, इवन अल्पसंख्यक जो पसमानदा है, वो मायावती को दिल्ली में देखना चाहता था। कांशीराम जी अस्वस्थ हो गए थे और 2006 में उनका देहांत हो गया। मायावती बहुत तेजी से इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में उभरती हैं।
दलित, पिछड़ा, आदिवासी और पसमानदा समाज की उम्मीद बन कर के कि वो एक दिन प्रधानमंत्री होंगी, ये समाज देख रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने नेताओं को बाहर किया, कुछ मजबूरन चले गए, वो खेल किसका था? क्या उसमें सतीश चंद्र मिश्रा उसके गुनहगार थे? लेकिन बिना लीडर के ये संभव नहीं है। तो मायावती उसके बाद कमज़ोर होती चली गई। एक वोट बैंक जरूर उनका रहा, वो भी धीरे धीरे दरकने लगा। और अब हालात ये हैं कि जब मायावती को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही आशंकित है, तो उसने उस दलित आउटरीच के लिए अपने अपने प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी का अभी दलित गौरव यात्रा शुरू हो रही है कांशीराम की जयंती से। बीजेपी भी दलितों के बीच जा रही है कांशीराम के गीतों को लेकर के, उनके नायकों के इतिहास को लेकर के। तो कांशीराम के साथ जो भावनात्मक रिश्ते हैं दलित पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, उनको भुनाने की कोशिश ये दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये बरकरार है कि मायावती का कदम क्या होगा। क्या मायावती इन राज्यों में चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजे होंगे उस नतीजे के अनुसार वो तय करेंगी? ऑब्वियस है कि गठबंधन भी, जो इंडिया अलायंस है, वो भी उन्हें उसी के अनुसार भाव भी देगा। मायावती बड़ी भूमिका चाहती हैं गठबंधन में, और वो इन 4 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके एक चुनौती पेश कर रही है इंडिया अलायंस के लिए। कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को वो एक आईना दिखाने के मूड में है। और बीएसपी का जो जनाधार है वो आज भी, भले ही वो 1%, 2% से लेकर के 6, 8, 10% हो, उत्तर प्रदेश में तो अभी भी 13% उनके पास वोट है, लेकिन 2, 4, 6% जो वोट है वो 16 राज्यों में है बीएसपी का, जो भावुकता के साथ जुड़ा हुआ है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और मायावती की एक अपील पर वो वोट शिफ्ट होता है। इसीलिए मायावती अपनी उस ताकत को जानती हैं। मेरा अपना जो आकलन और विश्लेषण कहता है कि मायावती अपनी इस ताकत को दिखाने के बाद, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर दें और ज़्यादा डैमेज कर दें। तो ये ताकत होगी कि जिसके जरिए वो मजबूर करना चाहें कि उनकी गठबंधन में बड़ी भूमिका हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल हो। लेकिन अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, तो फिर बीएसपी की भूमिका अपने आप कमज़ोर हो जाएगी, उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कमज़ोर हो सकती है। तो मायावती लोकसभा चुनाव में भी क्या अकेली लड़ेंगी? फिर वोट कटवा की उनकी भूमिका होगी, जैसे लोग कहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राजनीतिक दल के बारे में ये बात नहीं कहता, चाहे सपा अकेले चुनाव लड़े, बीएसपी लड़े या कोई भी। हर राजनीतिक दल की अपनी राजनीति होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, और जब जनता तय कर लेती है कि उसे किस तरफ जाना है तो फिर वो किसी को बख्शती भी नहीं है। मायावती इस बात को जानती हैं, क्योंकि मैं उन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में देखता हूँ। मैं उनको कभी भी एक सामान्य नेता के रूप में नहीं देखता हूँ, वो बेहतरीन रणनीतिकार है। ऑब्वियस है कि उनकी निगाहें होंगी इस तरफ, और वो देखेंगी कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, पब्लिक परसेप्शन किधर है। अगर इंडिया अलायंस के साथ लोगों का मन बनता है, जिस तरह से बीजेपी से नाराज़गी है, नरेंद्र मोदी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, उनके चेहरे को देख करके आजकल लोग टेलीविज़न चैनल बदल लेते हैं, तो ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मायावती बीजेपी यानी एनडीए की तरफ तो नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उधर जाते हैं तो जीवन भर की जो उनकी कमाई है, जो विश्वसनीयता है, वही खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो एक थर्ड फ्रंट कहीं से बनाए, या अगर चीज़ें बाद में बिगड़ती हैं तो उसमें कुछ और राजनीतिक दल आकर के वो बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करें, फिर बार्गेनिंग करें पोस्ट पोल। लेकिन अभी तक तो मुझे यही लगता है कि इन चुनावों में वो अपनी ताकत दिखाने के बाद इंडिया अलायंस से बार्गेनिंग करेंगी और उसके साथ जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अभी खेल कर रहे हैं, जिस तरह से डरा रहे हैं, उसके सामने विपक्ष और ज़्यादा एकजुट होगा, मजबूत होगा।